हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। तो चलिए, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण, अध्याय 3 है। तो सबसे पहले दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में समझेंगे कि ये है क्या। कोई भी चैप्टर है तो उसके रिलेटेड पहले उसका नाम रखा जाता है, जो कि उसी के रिलेटेड पूरा लगभग में चैप्टर का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो चर। तो चर होता क्या है, चर के बारे में पहले जानेंगे। चर के साथ जब चर के बारे में जानेंगे तो साथ साथ अचर के भी बारे में जान लेना जरूरी होता है। तो चलिए हम चर देखेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। चौर और चर, चौ से चर, चौ से चलना, जिसका मान चलते रहता है, यानी जिसका मान परिवर्तन होते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, यानी जिसका मान हमेशा चलते रहता है, यानी कि चेंज होते रहता है। यानी कुछ से कुछ, जैसे कि x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, t p g, जो भी सोचना है, जो भी मानना है, कोई भी चीज आएगा तो अल्फाबेटिक आएगा, अल्फाबेटिक आएगा। तो जैसे कि अल्फाबेट में एक्स वाई जेड एबीसीडी हो गया, इसका मान चेंज होते रहता है। मान लीजिए कभी x का मान 2 आ जाएगा, कभी x का मान 3 हो जाएगा। तो यही होता है चर। चर का मान हमेशा चेंज होते रहता है, एक्स वाई जेड, यानी कोई अल्फाबेट के रूप में आएगा। अचर, ओ से अचर, ओ से अटल, अटल रहता है यानी फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट होता है। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, यानी कि इसका मान जो होता है ना, ये फिक्स होता है। और जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 -50 ले लीजिए, -50, 1/2, कुछ भी आएगा ना तो डिजिट के रूप में आएगा, यानी अंक के रूप में, और इसका मान चेंज नहीं होता है, इसका मान कांस्टेंट यानी नियतांक और फिक्स रहता है। तो चलिए हम चर के बारे में समझ गए। चर का मान हमेशा चलते रहता है, बदलते रहता है, और वो अल्फाबेट के रूप में होता है। और अचर वो मान जो फिक्स रहता है और ये कोई अंक के रूप में आता है। और दो चर, तो चर जब भी आएगा इसमें तो दो चर रहेगा। ये चैप्टर जो अभी सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि इसका क्वेश्चन कोई भी आएगा तो निश्चित रूप से उसमें दो चर रहेगा, यानी कि एक चर और दूसरा वाई चर, दो चर जरूर रहेगा। चाहे टी हो, पी हो, क्यू हो कि आर हो, कुछ भी हो, ये सब तो चर ही है। तो यानी कि दो रहेगा चर, तो निश्चित रूप से, तो ये ध्यान में रखना है। दो चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्या होता है? रेखिक यानी कि जैसे कि कोई भी समीकरण ax + bx + c = 0, मान लीजिए ये समीकरण है। तो a b c, अभी हम जैसे कि मान लिया जाए x by, मान लीजिए x और y, यहाँ पे a b जो होगा कोई कांस्टेंट होगा, कोई अंक होगा। मान लीजिए 2, मान लीजिए यहाँ 3, मान लीजिए ये कांस्टेंट यानी नियतांक यहाँ 3 मान लीजिए, जो मान है मानने का सो मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण हुआ। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रेखिक के मतलब हम समझा रहे थे। तो यानी कि चर का पावर, यानी चर का घात, ये चर है ना, एक्स वाई ए बी सी जो भी रहता, यानी कि इसका पावर देखते, इसका क्या देखना है, पावर, यानी घात देखेंगे। तो घात इस पे ना कुछ तो एक, ना कुछ तो एक, जिसका घात एक आएगा वो निश्चित रूप से रेखिक समीकरण होगा, यानी कि इसका घात पावर ना कुछ तो एक। तो ऐसा समीकरण जब भी आएगा तो निश्चित रूप से x² सब नहीं रहेगा, x³ नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। यदि ये सब रहेगा तो फिर रेखिक समीकरण नहीं होगा। रेखिक समीकरण तब होगा जिसका घात कितना हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसी को हम रेखिक कहते हैं, रेखिक समीकरण कहते हैं। अब युग्म का मतलब समझना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, समीकरण का जोड़ा, यानी कुछ भी रहेगा। मान लीजिए 2x + 3y = 3 कर दीजिए या +3 कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो समीकरण एक हुआ। युग्म लिखा हुआ है ना, युग्म का मतलब जोड़ा। क्या चीज जोड़ा? तो समीकरण का जोड़ा रहना चाहिए। तो दूसरा समीकरण 4x + 3y + 6 = 0। तो यहाँ पे समीकरण की भी संख्या 2 होना चाहिए
और चर देखिए एक चर और दो चर, दो निश्चित रूप से चर भी होना चाहिए और रेखिक, रेखिक मतलब घात जो है एक होना चाहिए। यदि घात एक है तो वो रेखिक समीकरण हो गया, तो युग्म इस जोड़ा हो गया। तो चलिए इतना बात हम समझ गए हैं। तो सबसे पहले इसमें साथ साथ एक और चीज देखेंगे। युग्म का मतलब समझ गए, तो अब यहाँ पे देखेंगे कोई भी समीकरण के बारे में भी समझ गए। समीकरण और बहुपद, इससे पहले जो है बहुपद चैप्टर पढ़ा चुके हैं, इससे पहले बहुपद चैप्टर पढ़ाए। बहुपद और समीकरण में फर्क क्या है? तो बहुपद में हम देखेंगे जैसे 2x + 3, इस प्रकार से ये बहुपद है, या 2x + 3y + c ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 6c है, ये दिख रहा है समीकरण की तरह, लेकिन ये बहुपद है। क्योंकि 100 से समीकरण 100 से समान, समान का मतलब होता है बराबर। तो मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये समीकरण है, ये बहुपद है। थोड़ा सा सोचिए, है दोनों चीज सेम, मान लीजिए सेम ही कर देते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है दोनों चीज सेम, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन चेंज है, जो कि ये समीकरण हो रहा है और ये क्या हो रहा है, बहुपद हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या चीज इसमें भिन्न है। तो भिन्न ये चीज है, 100 से समीकरण 100 से समान, समान का मतलब हुआ बराबर, यानी कि समीकरण जब भी रहेगा तो ये आपस में कुछ न कुछ के बराबर रहेगा, और इसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं बहुपद को P of x = लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, ये अंकित हुआ, P of x लिख सकते हैं, मान इसका दिया गया है, बहुपद को सूचित किया जाता है P of x से, यानी G of x भी लिख सकते हैं 2x + 3y, ये बहुपद का रूप हुआ। और P of x, Q of x लिख सकते हैं, ये सब बहुपद हुआ, लेकिन बराबर के रूप में जो रहेगा वो समीकरण होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आगे यदि नहीं बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इस चैप्टर में दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में इतना जो जानकारी मिली, और साथ साथ इसमें कुछ विधि पढ़ना होगा, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे पूछता है। तो जैसे कि मान लीजिए इसी में बनाएंगे तो एक ग्राफीय विधि आएगा, ग्राफीय विधि, कौन विधि आएगा, ग्राफीय विधि पहला। दूसरा जो है इसी में बना रहे हैं, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि आता है, जो कि अभी हम बारी बारी करके सभी विधि को बताएंगे, कौन सा विधि किस प्रकार से बनाया जाएगा। ग्राफीय विधि किस प्रकार से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, सब विधि को अभी समझाएंगे अच्छा से, और बहुत आसान है, थोड़ा सा कंटिन्यू माइंड को कंसंट्रेट रखना है बोर्ड पे। तो चलिए हम देखते हैं, ग्राफीय विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। आपको फिर अगला प्रश्न, जैसे कि साथ ही साथ बढ़ रहा है प्रश्नावली, तो ये भी बढ़ते जाएगा। एक विलोपन विधि होता है, विलोपन विधि, अभी तुरंत बताएंगे कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि होता कैसे है। एक होता है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो ये सब विधि जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अब प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली सबसे पहले होता है क्या, जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है उस चैप्टर के नाम के बारे में पूर्ण रूप से जान लेना जरूरी होता है। ये एक एक अर्थ के बारे में समझ गए हम, युग्म इस जोड़ा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली आगे क्या है, प्रश्नावली 3.1 होगा, प्रश्नावली 3.1। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब नाम के एक व्यक्ति थे जो कि अपना पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पुत्री को, अपना बेटी को कहता है कि मैं 7 वर्ष पहले जो है ना तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से यानी कि अभी से 3 वर्ष के बाद जो है
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर कहता क्या यह मनोरंजक है, यानी कि ये इस प्रकार से हो सकता है? हाँ हो सकता है, सॉल्यूशन है। इस स्थिति को बीज गणित एवं ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए। तो कह रहा है इसको ग्राफ विधि से बनाने के लिए कोई आंसर इसका फिक्स नहीं कर रहा है कि आंसर आपका मान लीजिए ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें सीधा कह रहा है कि ग्राफ रूप में इसको व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम हल करके देखते हैं। आफ्ताब, मान लीजिए उसका पिताजी है, तो लिखेंगे माना कि पिता की उम्र, या माना कि आफ्ताब ही लिख देते हैं। माना कि आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र x वर्ष मान लेते हैं। उसकी पुत्री की उम्र तथा पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र y वर्ष मान लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, ऐसे लिखने के लिए यहाँ भी लिख सकते हैं 7 वर्ष के बाद, तो उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि ये पिताजी है, ये पुत्री है। कहता 7 वर्ष पूर्व। अब थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे, 7 वर्ष पहले, अभी मान लीजिए मेरा उम्र मान लीजिए सपोज दैट 25 साल है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले मेरा उम्र कितना था? 20। तो क्या किए, वर्तमान आयु में से 5 साल को घटा दिए तो 20 हुआ ना। तो उसी प्रकार वर्तमान आयु मान के चले हम x, पुत्री की वर्तमान आयु y, तो 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब पहले, तो पहले हम घटा देंगे दोनों में 7 वर्ष, क्योंकि पिता का भी पहले था 7 वर्ष, पुत्री का भी 7 वर्ष पहले, तो दोनों में घटाना पड़ेगा ना। हाँ तो चलिए समीकरण बन रहा है, ध्यान दीजिए। समीकरण 100 से समीकरण 100 से समान करना है, दोनों को बिल्कुल समान करना है। तो कैसे होगा? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए ये पिताजी है, कह रहा है कि पुत्री को कि 7 वर्ष पहले जो है ना, यानी पहले तो हो गया, जब बैक हो गए तो पहले हो गया, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब सोचिए ये तो समीकरण है, जो कम है उसको तो पुराना है। मान लीजिए 7 वर्ष पहले पिता कई गुना हो गया 50 वर्ष, यहाँ पे पुत्री जो है 5 वर्ष है, तो इसमें 45 वर्ष हमको जोड़ना पड़ेगा, तब तो दोनों बराबर होगा। तो उसी प्रकार ये 7 गुना ऑलरेडी पहले से था, तो इसमें यदि हम 7 से गुना कर देते हैं तो क्या ये समीकरण आपस में बराबर हो जाएगा ना। पिता और पुत्री दोनों आपस में अब बराबर हो गया, क्योंकि याद रखना है जो कम है उसमें तो गुना करना पड़ेगा, तो पुत्री कम है। थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा हमको मेहनत करवाना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आसान से समझेंगे। तो पुत्री है तो ऑटोमेटिक है कि पुत्री का उम्र तो कम है, तो कम है तो उसमें 7 से गुना कर दिए तो पिता के बराबर हो गया। मान लीजिए कि एक तराजू ही है, एक तराजू जो कि एक तराजू 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 मान लीजिए तराजू। अब मान लीजिए इस पे वजन है, इस पे कोई वस्तु है, यदि वस्तु रखेंगे इस पे, मान लीजिए वस्तु है ये, तो थोड़ा कम यदि रहेगा तो ये डंडा इधर झुकेगा, तो हमको तो बराबर करना होगा, तो कुछ और वस्तु डालेंगे जो कि हम बिल्कुल ये बराबर आपस में दिखना चाहिए। तो आपस में जो बराबर होगा वही तो समीकरण है, तो इसीलिए हमको बराबर करना पड़ेगा चाहे जैसे हो। तो चलिए अब हम बराबर कर रहे हैं, x - 7 बराबर कर दिए, तो अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 गुना y 7y माइनस 7 7 49 हो गया। अब चर पद को एक तरफ करेंगे, अचर पद को एक तरफ करेंगे, तो x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर -49, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x - 7y बराबर -49 में 7 को जोड़ देंगे तो -42 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको, यानी कि समीकरण नंबर 1।
तो चलिए अब प्रश्नानुसार ये कहा इतना बात, फिर पुनः प्रश्न से कह रहा है अब से 3 वर्ष के बाद, यानी कि यहां से फिर से लिख रहे हैं पुनः प्रश्न से, यानी कि x पुत्री का उम्र y, कह रहा अब से यानी कि अभी से, वर्तमान से 3 वर्ष के बाद, मान लिया जाए अभी मेरा उम्र 25 साल, अभी से 3 साल के बाद कितना होगा, तो 25 3 28, आपस में जोड़ेंगे, बाद की बात है, तो इसीलिए इसमें भी जुटेगा, पिता में भी और पुत्री में भी आपस में जुटेगा। फिर कह रहा जुटने के बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, पिताजी कह रहे हैं कि 3 वर्ष के बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएंगे, तो फिर पुत्री की उम्र में 3 से गुना करेंगे तब तो आपस में बराबर होगा ना। तो चलिए हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं, आगे से भी कर सकते हैं पीछे से भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। तो x + 3 = 3 से गुना करेंगे y में, 3y 3 3 जा 9, तो यानी 3 तिया 9 हो गया। तो चलिए x यानी चर पद को एक तरफ करेंगे, x ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, = 9 ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x - 3y = 9 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपको 6, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपको। चलिए समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो अब इसको कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणित और ग्राफ रूप में व्यक्त करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, जो थोड़ा सा ऐसे एग्जाम में तो देता है डायरेक्ट समीकरण, आपको यहाँ से यहाँ ये दोनों समीकरण दे देगा, आपको ग्राफ विधि पे क्या देगा बनाने के लिए। कभी कभी हो सकता है यदि शब्द में दे दे तो थोड़ा सा परेशानी होती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपना दिमाग लगा करके सेटिंग कर लेना, बहुत आसान है। जैसे जैसे क्वेश्चन करना ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो चलिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, दोनों समीकरण आपस में मिल गया। तो चलिए समीकरण में मनमर्जी मान के चलते हैं, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और ग्राफ पे बनाएंगे। समीकरण डायरेक्ट समीकरण भी मिलेगा। चलिए यहाँ पे क्या था, समीकरण फर्स्ट x - 7y = -42, ये आपका समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 में जो है क्या हो गया, x - 3y था ना, 3y + 6, तो x - 3y = 6, समीकरण नंबर 2। तो चलिए अब हम जो है डब्बा बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो चलिए समीकरण 1 के लिए डब्बा बन रहा है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं समीकरण 1 से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। x का मान यदि हम 0 रख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये तो 0 हो गया। हल करके दिखाए क्या, चलिए हम दिखाते हैं हल करके। x का मान यदि 0 हो गया तो -7y = -42, तो ये तो 0 का मतलब नथिंग, कुछ नहीं, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये गुना में उधर जाएगा, भागा में 42/7 तो आपको आ गया क्या चीज, 6। तो चलिए अब जो है y का मान यदि हम 0 मान लेते हैं, तो y गुना 0 0, ये तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो x बराबर डायरेक्ट हो गया -42, तो x का मतलब मान हो गया -42। चलिए देखते हैं अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 का बनाएंगे डब्बा, समीकरण 2 से ध्यान से थोड़ा सा। समीकरण 2 किधर गया, समीकरण 2 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 समीकरण 2 में आया था क्या चीज, x - 3y = 6 आया था, x - 3y = 6 आया था समीकरण 2। तो चलिए ठीक है, अब समीकरण 2 से चलते हैं।
ये x हो गया, ये y हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए x का मान यदि हम 0 रखते हैं, x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो सॉरी ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। तो 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए x का मान यदि 0 रखे तो -3y इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड गुना में होगा, गुना में है तो भागा में जाएगा। तो 3 दूनी 6 -2। तो चलिए -2 लिखते हैं। यदि y का मान 0 रख देते हैं तो y का मान यदि 0 होते हैं तो डायरेक्ट x का मान क्या निकल जाएगा आपको 6 निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम ग्राफ पे बनाएंगे। तो ग्राफ यहाँ पे पहले दिमाग लगाना है कि x का मान देख रहे हैं एक बार ऋणात्मक है और धनात्मक में भी है, तो दोनों को लेके चलेंगे और आप अपना ग्राफ कॉपी पे आसान से बना सकते हैं। मान लीजिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं, पहले रेशियो देख लेंगे। x का मान -42 है और y का मान अधिक से अधिक 6 है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। 42 है तो हम क्या कर सकते हैं, 10 यदि लेते हैं तो 10 चौक 40, 5 8 40, 5 9 45, 5 भी ले सकते हैं जो कि एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम बराबर भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले 5 हो गया, ये 10 15 20 25 30। फिर यहाँ पे बराबर भागों में बांटते हैं। 5 10 15 20 25 30 35। 5 10 15 20 25 30 35 40 45। 5 10 15 20 25 30 35 40 45। माइनस 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 माइनस, ये माइनस में रहता है यानी x डैश y डैश। फिर ये बराबर भागों में बांट देते हैं। 5 10 15 20 25 30, यानी 5 10 15 20 25 30 35। माइनस में है तो चलिए माइनस में रहने देंगे। अब बनाना है थोड़ा ध्यान से। रेखिक समीकरण है और रेखिक का मतलब होता है रेखा, रेखा का मतलब होता है लाइन। इसका जैसे भी समीकरण बनेगा ये बिल्कुल लाइन और सीधी बनेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे x का मान 0 है, तो चलिए समीकरण 1 से x का मान 0 है तो 0 लिए। y का मान 6 है तो y का मान 6 यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ होगा, ठीक है। अब x का मान -42 है तो 40 2 42 यहाँ हुआ, और y का मान 0 है तो चलिए ये बिंदु आपको हो गया -42 0, ये बिंदु हो गया आपको 0,6। तो बिंदु तो 2 हो गया। तो चलिए अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, आपस में मिला दिए, बिल्कुल रेखा आकार की है। ये किसका है, तो समीकरण 1 का है। x - 7y = -42। ये समीकरण 1 से था और 1 से हम ग्राफ पे खींच दिए। अब चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में देख रहे हैं x का मान 0 है, y का मान -2 है। तो x का मान 0 है, y का मान -2 यहाँ होना चाहिए। 2 3 4 5 हो गया, तो यहाँ हो गया आपको 0,-2। चलिए अब फिर x का मान 6 हो गया तो 6 यहाँ होना चाहिए। 0 तो 0 हो गया। वो कहीं मिसफिल्डिंग तो नहीं हो रहा? ठीक है, यहाँ देख रहे हैं x का मान यहाँ है और y का मान 6 यहाँ हो गया, तो यहाँ पे 6,0 हो गया। तो चलिए आपस में इस दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये रेखा आकार का ही है, थोड़ा सा ये हो गया तो कोई बात नहीं है।
आप भी सीधा कर सकते हैं इसको, क्योंकि बिना हम ग्राफ कॉपी का बना रहे हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे हुआ, चलिए मिल गया आपस में, ये दोनों तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही, मिल गया आपस में, और ये चले गया। तो ये बिल्कुल ग्राफ आपका सही हो गया, ठीक है। और ऐसे भी इसका यदि फिक्स आंसर माना जाए, जैसे बोले थे कि ऐसे तो ग्राफ पे आपको आंसर कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन आंसर यदि माना जाए तो यहाँ पे जहाँ कटान बिंदु बनता है उसके सीधा आपका क्लियर रूप से आंसर निकलेगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके ग्राफ कॉपी पे जो निकले, अलग की बात है, 15 और 30, सॉरी ये तो धनात्मक है, 15 और 30, यानी x का मान निकल गया आपको 15 और y का मान निकल गया आपको 30। इस प्रकार से ये आंसर फिक्स में बोल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया और इसी प्रकार क्वेश्चन बनते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। पहला स्टेप, तो यहाँ पे चलते हैं मान के, माना कि अच्छा बल्ला पहले माना, तो माना कि बल्ले की संख्या x रुपया है, और तब जो है गेंद की कीमत, अच्छा संख्या, गेंद की x, यानी कि बल्ले की संख्या x है और गेंद की संख्या 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। हाँ, तो माना कि बल्ले की कीमत लिख सकते हैं यहाँ पे x रुपया और गेंद की कीमत y रुपया। तो अब कह रहा है कि बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत दोनों मिला करके 3900 रुपया खर्चा हुआ टोटल खरीदने में। हम देख रहे हैं 3 बल्ला खरीदा, तो जब हम एक बल्ला की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत 3x। ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है कि 6 गेंद खरीदा, तो गेंद को माने y रुपया, तो 6 गेंद है तो 6y तो हो गया, लेकिन इसमें कह रहा दोनों मिला करके 3900 रुपया खर्च हुआ। तो मिलाने का मतलब योग, योग का मतलब जोड़, तो गेंद की कीमत y, तो 6y बराबर 3900 रुपया जो है इसका खर्चा हुआ। समीकरण 1 मान लीजिए, या इसको ये कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन। तो कॉमन जैसे कि इसमें भी सब में मिलता जुलता जो है तब कॉमन ले लिया जाता है, जैसे कि आपस में फिर वो गुना करने पे उतना ही हो जाता है। तो यहाँ x + 2y = 3900। यहाँ पे यदि 3 कॉमन किए तो कोई फर्क पड़ा, 3 गुना x 3x, 3 दूना 6x बराबर हो गया। ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, x + 2y = 3900 बटा 3, तो 13 तिया 39, आपको 1300 हो गया, यानी x + 2y = 1300। आपका समीकरण बन गया 1, समीकरण नंबर 1। चलिए, ये तो प्रश्नानुसार कहा, जैसे कहा वैसे हम कर दिए प्रश्नानुसार। अब पुनः प्रश्न से फिर से कह रहा है, कुछ ध्यान दीजिए, पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है उसने एक और बल्ला खरीदा, बल्ला को क्या माने थे x रुपया, और उसी प्रकार की 2 गेंद और खरीदा जिसका कीमत 1300 रुपया में खरीदी हुई। ये 2 गेंद जो है इस बुक में थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया है, यहाँ पे 3 गेंद होना चाहिए, क्योंकि 2 गेंद यदि देते हैं तो सेम समीकरण बन जाएगा, तो फिर ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो ये बुक में आप सही कर सकते हैं, 3 गेंद होना चाहिए। किसी बुक में 3 दिया हुआ है, किसी बुक में 2, तो 3 के आधार पे आसान से बनता है और 2 के आधार पे सेमी समीकरण हो जाता है, तो फिर ग्राफ पे ही ग्राफ बन जाएगा।
तो इसी वजह से यहाँ पे 3 गेंद करना है, तो 3 गेंद करना है तो गेंद को तो माने y, तो इसीलिए 3y। टोटल खर्चा हो गया आपको 1300, जो कि समीकरण नंबर हम इसको 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम समीकरण 1 के लिए डब्बा एक बार बनाएंगे, 1 के लिए, दूसरा बार समीकरण 2 के लिए डब्बा बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए डब्बा बनाएंगे एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है। x का मान यदि हम कितना मान ले, दिमाग लगाइए, x का मान यदि हम 1300 मान लेते हैं, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये गुना से भागा में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम x का मान यदि 1300 मानते हैं तो 2y बराबर 1300, प्लस में 1300 उधर जाएगा तो माइनस में 1300, यानी कि x का मान 1300 माने तो y बराबर 13 में से 13 जाएगा 0, और गुना में इधर जाएगा तो भागा। कोई भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो 0 होता है। तो चलिए ठीक है, अब आगे हम ये क्या मानेंगे, 1000, 3 और 2 से 150, तो 1000 मान लेते हैं x का मान। तो x का मान यदि 1000 मानेंगे तो प्लस में उधर जाएगा, तो मैंने जब संख्या बड़ा ही है तो थोड़ा थोड़ा बड़ा मान लेंगे, और कम मान लेंगे तो कहीं बड़ा डायरेक्ट कहीं छोटा हो जाएगा, इसीलिए रेशियो में आता है ना तो थोड़ा बनाने में भी अच्छा लगता है। ऐसे आपके ऊपर डिपेंड है कि कुछ भी मान सकते हैं, फिर भी बनेगा। तो चलिए ठीक है, तो 2y इक्वल टू मान लीजिए x का मान 1000 माने तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1000 आपको। तो 1300 में से 1000 चला जाएगा तो 2y इक्वल टू 300, गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी 150, तो y का मान हो गया आपको 150। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 में मान के चलते हैं। समीकरण 2 में मान के चलते हैं। डेढ़ दूना 300, ठीक है। तो चलिए x का मान हम क्या मान ले, 1300 ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1300 मानेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 3 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या मानेंगे, x का मान यदि हम 0 मान लेते हैं तो 3 से कटेगा 13, 3 चौक 12, 3 तिया 9, नहीं कटेगा। तो x का मान ऐसा कुछ रखिए, या y का मान रख दीजिए। अच्छा, y का मान तो 0 रखा गया। चार तिया 12, नहीं हो पा रहा। x का मान ही कुछ रख दीजिए जो कि वो कट जाए। 3 तिया 9, 9 3 12, यानी x का मान यदि 300 रख देते हैं, प्लस में उधर 9 होगा और 3 तिया 9 कट जाएगा। x का मान यदि हम 300 रख लेते हैं तो उधर जाएगा 1300 माइनस, अच्छा 9 3 12 न हो जाता है, 400 मान लेते हैं। x का मान यदि हम 400 मान लेते हैं तो यहाँ 400 घट जाएगा, तो 1300 में से 400 जाएगा 900 होगा, ये गुना में उधर जाएगा भागा में, 3 तिया 9, तो इसका मान हो जाएगा आपको 300। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम मान को निकाल लिए, x और y का मान। तो चलिए हम ग्राफ पे बनाएंगे। अब फिर चलिए हम ग्राफ बनाते हैं और देखेंगे यहाँ पे x का मान 1300, 1000, 1300, 400, यानी कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकता है। तो थोड़ा सा मान लीजिए कि आपका जो ग्राफ कॉपी रहेगा
वहां पे थोड़ा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप ग्राफ कॉपी के बीच में ही कर देंगे तो फिर दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा वहां, यहाँ देखिए x का मान, तो x तो धनात्मक इधर होता है, तो 1300 1000, तो 1300 1000 बढ़ेंगे तो यहाँ तो लंबा होना चाहिए और ऋणात्मक के तरफ जाने का कोई जरूरत है ही नहीं। इसीलिए वो जो ग्राफ कॉपी रहेगा तो लगभग में यदि आप साइड में लेते हैं तो फायदा नहीं, बहुत फायदा होगा। y का मान 300 तक गया है, तो y का मान 300 तक, थोड़ा नीचे दबा के लेंगे जो कि ऊपर में भी फायदा हो जाए। y x डैश x y डैश, तो चलिए अब x का तो 1300, तो यदि हम पॉइंट के बराबर भागों में बांटते हैं तो एक एक स्वरूप में ले लेंगे तो सही रहेगा। 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, छोटा कर लेते हैं। और उसमें ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, आपको पहले गिन लेना है, चिन्ह दिया हुआ रहेगा 100 200 300 400 500 600 700 8 9 10 11 12 13 14, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300, यानी कि आप 1400 भी ले सकते हैं। अब ऊपर चलेंगे 300 तक, तो 100 बराबर ही मानेंगे जो कि सही रहेगा। 200 300 400 500, 100 200 300 400, चलिए ठीक है, हो गया, खेल खत्म। तो चलिए अब समीकरण 1 से पहले करते हैं। तो 1 का मान, x का मान यदि हम देख रहे हैं 13 है, यानी कि 1300 0, फिर x का मान देख रहे हैं इसका 0, x का मान 100 और y का मान 150, तो 150 यहाँ है, 150 नहीं सॉरी 1000 और 150, 1000 और 150 यहाँ है। 1000 कहाँ है आपको, 1000 यहाँ है, यानी आपको यहाँ आएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपको 1000 और 150। तो देखिए बिंदु यहाँ बना और यहाँ बना, तो क्या आपस में हम इसको सटा सकते हैं, एक रेखिक समीकरण के युग में बन गया। ये किससे है, तो x + 3y = 1300, इस समीकरण से है। बहुत आसान है और ध्यान से समझने के बाद निश्चित रूप से समझेंगे, ठीक है। बाकी और ये आपको 5 मार्क में पूछता है। ग्राफ कॉपी पर्सनल आपको देगा एग्जामिनर, एग्जाम लेने के लिए और ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, एक बार में नहीं तो 2 बार समझिए, बार बार समझिए, निश्चित रूप से समझिए और बार बार आता है। ये ग्राफ कॉपी दिया जाता है और बनाने के लिए। तो चलिए समीकरण 2 में देखते हैं। x का मान फिर 1300 आया, y का मान 0 हुआ, x का मान 400 आया, देखिए ध्यान से, x का मान 400 और y का मान 300, 400 300 400 300 400 300, आपको यहाँ बन गया 400 300, एक बन गया 1300। तो चलिए इसको और इसको आपस में क्या किए, हम मिला दिए, तो बिल्कुल ग्राफ आपका ऐसा ही बनेगा। आप ग्राफ कॉपी पे भी बना के देखिए। तो चलिए ये आपका समीकरण कौन हो गया, आपका समीकरण हो गया जो है सो मिटा दिए हैं। समीकरण जो बना था समीकरण 1 इसका रहा, दूसरा चीज, और समीकरण ये 2 बन गया। तो अपना मान लिख देना है, समीकरण 1 से बना कि 2 से बना, वो चीज यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए आपका ये कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली 3.1 का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसी प्रकार बनाएंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 2 kg सेब 1 kg अंगूर का मूल
किस दिन 100 रुपया था, 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया, तो ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि सेब, लिखेंगे माना कि सेब की कीमत x रुपया, अंगूर की कीमत y रुपया, तो 2 केजी सेब है। प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार 2 केजी सेब तो 2x, 1 केजी अंगूर तो 1 केजी अंगूर y, दोनों को जोड़ करके टोटल रुपया खर्चा हुआ 160 रुपया, जो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर से कुछ कह रहा है, पुनः प्रश्न से। फिर कुछ दिन के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 4 केजी सेब 4x और 2 केजी अंगूर 2y, जो कि दोनों को जोड़ करके रुपया खर्चा हुआ 300। इसमें देखिए कॉमन करने की बात आ गई, 2 2 2 दोनों में मिलता है, कॉमन यदि कर लेते हैं तो 2x प्लस y इक्वल टू 300, ये गुना में है, यानी कि गुना करने पे फिर इतना ही हो जाएगा। हम बताए थे ना, कॉमन वो चीज किया जाता है, आपस में कॉमन ले लेंगे, फिर से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गुना में उधर जाएगा तो भागा में, इसीलिए 2x प्लस y इक्वल टू 300, ये गुना में इधर जाएगा भागा में तो 150 होगा। तो चलिए 150, ये आपको समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से फिर दवा बनाएंगे, अगर आप पे बैठाएंगे हल हो जाएगा कंप्लीट। ये समीकरण 1 से हो गया आपका। अब दूसरा समीकरण 2 से बनेगा डब्बा। एक्स वाई। तो चलिए देखते हैं, x का मान हम क्या रखे कि मान कुछ सही रहे। यदि x का मान हम 0, चलिए y का मान यदि हम 0 रखते हैं, थोड़ा सा देखिए समीकरण 1 से, y का मान हम यदि 0 रखे तो ये 2x गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में जाएगा तो 160 से 2 से डिवाइड होगा 80, ठीक है। यदि फिर हम x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान 160 सीधे हो जाएगा। तो चलिए y का मान 160 हो गया। समीकरण 2 से देखिए, x का मान यदि हम फिर आसान है, y का मान 0 रखिए, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में 100, यानी कि भागा में 150, तो 150 में 2 से भाग देंगे तो 75 ही होगा, तो 75। चलिए x का मान फिर यदि हम 0 रख लेते हैं तब क्या होता है, y बराबर 150 हो जाएगा, y बराबर 150 हो जाएगा। तो अब हम सीधी सी बात है, जैसे ग्राफ पे बनाते हैं उसी प्रकार हम ग्राफ पर आसान से बना सकते हैं। चलिए फिर समीकरण मिटा दिए तो समीकरण वहां पे बैठा देंगे, याद पा रखें। चलिए अब यहाँ पे भी दिमाग वही लगाना है। यहाँ देख रहे हैं सब सारा का सारा धनात्मक है, सारा का सारा धनात्मक है, तो लास्ट पे चलेंगे ग्राफ कॉपी पे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर गलत तो हो जाएगा, तो कोई बचाने वाला वहां नहीं मिलेगा और ग्राफ कॉपी फिर से पेज मिलेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा सोच के चलना है, अन्यथा 5 मार्क धो लेना है, हाथ धो लेना है 5 मार्क से। इसीलिए कोशिश रखना है मैथ का स्टूडेंट खास करके बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके यदि चलते हैं और सही से शुरू से बनाना शुरू करेंगे, लास्ट तक माइंड को बिल्कुल स्थिर करके और शांतिपूर्वक बनाते हुए चलेंगे तो आपको 100 में 100 मार्क आएगा। 100 में नहीं आया तो आपको 98 तो जरूर आएगा, तो 1-2 मार्क। ऐसे भी मैथ में मार्क कटता नहीं है, यदि आप सही सलामत बना दिए तो मैथ ही एक सब्जेक्ट है कि आपको 100 में 100 आ जाता है। लेकिन मैथ ही एक सब्जेक्ट है कि जो कि ऑल स्टूडेंट लगभग में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फेल होता है। तो इसीलिए मैथ को सही से समझिए और सही से बनाइए, आपको 100 में 100 आ जाएगा बिल्कुल, यदि आप सही से समझ करके बनाते हैं तो। रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। x हो गया आपको x डैश हो गया, y हो गया y डैश हो गया। तो चलिए अब देखते हैं, 80 है तो थोड़ा सा अनुमान लगाइए, 160 है
तो कितना कितना यहाँ पे यदि हम लेते हैं तो सेटिंग हो जाएगा 24, 24, 25, 26, 27 से। तो मान लीजिए जो है सो आप उसके हिसाब से नीचा में लीजिएगा जो कि ऊपर जाए। तो यदि हम 20-20 का यदि यहाँ पे हम बनाते हैं तो सेटिंग अच्छा से हो जाएगा। बराबर बराबर भागों में ले लेते हैं 20 तिया 60, 20 चौक 80। चलिए ये तो सेटिंग हो गया 20 39 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजो 100। अब y का मान में देखेंगे 160 तक चलेंगे। 20, 20 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजो 100, 20 60, 20 27, 20 अट्ठे 160, 20, 20 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजो 100, 20 छाके 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160। चलिए ठीक है, जहां तक आवश्यकता था वहां तक हम पूरा कर लिए हैं। तो चलिए अब हम समीकरण 1 से चलते हैं। x का मान लीजिए 80 आया, y का मान 0 आया, y का मान 160 आया, x का मान फिर ये आया। तो चलिए यहाँ पे हम सटा सकते हैं। ये किस समीकरण से है? तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो था यहाँ पे आप आसान से लिख सकते हैं। तो शायद यहाँ पे था 2x + y = 160, ऐसे करके कुछ था। ये समीकरण फर्स्ट का था। समीकरण 2 से देखिए, x का मान 75 है तो 60 80, तो यहाँ 70 और 5 75, तो यहाँ सेंटर मिला होगा और y का मान 0 हो गया। तो अब देखिए x का मान फिर 0 तो y का मान 150। 150 आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। तो आपस में इस दोनों को जो है सो सेंटर मिला दीजिए, बन गया है आपका ग्राफ। ये हो गया आपको 2x + y = 150। इतना लिख देना है, आपका ग्राफ कंप्लीट। और इसमें 5 मार्क खुशी से दे देगा एग्जामिनर, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रश्नावली फिर 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से दिया हुआ है। तो बाकी इस चैप्टर के साथ साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं।